आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया के कुछ कह सकते हैं कि छुपे हुए खजानों की पड़ताल करेंगे। खजाने ही है। हाँ, और ये खजाने हैं कुछ पुरानी पत्रिकाएं जिनके पन्नों में सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं बल्कि हमारे समाज और साहित्य के बदलने की पूरी दास्तां कैद हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी पत्रिका किसने शुरू की या कब की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पत्रिकाएं ये महज कागज का ढेर क्यों नहीं है। सही। ये अपने दौर की धड़कन थी, एक आईना थी और कभी-कभी तो भविष्य को दिशा दिखाने वाली मशाल भी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। और जब भी हिंदी साहित्य के किसी बड़े नाम की बात होती है तो अज्ञे का जिक्र जरूर आता है। हम उन्हें एक कवि, एक लेखक के तौर पे जानते हैं, लेकिन उनका एक और रूप था, एक संपादक का। और बतौर संपादक उनका कद बहुत बड़ा था। देखिए, संपादक का काम सिर्फ गलतियां सुधारना नहीं होता। एक अच्छा संपादक नए टैलेंट को पहचानता है, साहित्य को एक नई दिशा देता है, एक पूरा बौद्धिक माहौल तैयार करता है। बिल्कुल। और अज्ञे इस काम में माहिर थे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सम्मेलन पत्रिका का भारतेंदु अंक, जिसके लिए उन्हें अतिथि संपादक के तौर पर बुलाया गया था। अतिथि संपादक, ये शब्द अपने आप में काफी दिलचस्प है। मतलब एक स्थापित पत्रिका किसी खास अंक के लिए अपनी बागडोर किसी भारी विशेषज्ञ को सौंपते। हाँ, और ये बहुत बड़ा सम्मान था। यकीनन। ये सम्मान भी था और उनकी संपादकीय नजर पर भरोसे का प्रतीक भी। सोचिए, किसी भी पत्रिका का विशेषांक उसकी सबसे बड़ी पेशकश होती है और उसकी कमान अज्ञेय को सौंपना ये बताता है कि साहित्यिक दुनिया मानती थी कि भारतेंदु जैसे युग प्रवर्तक लेखक पर अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो अज्ञेय ही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ दूसरों की पत्रिकाओं को ही नहीं संवारा, उन्होंने खुद भी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका शुरू की थी, प्रतीक। हाँ। और उसका समय 1947, भारत की आजादी का साल। ये महज एक संयोग था। नहीं, ये सिर्फ संयोग नहीं था। सोचिए, एक देश आजाद हो रहा है, एक नया भविष्य गढ़ा जा रहा है। ऐसे में साहित्य की जिम्मेदारी क्या हो? प्रतीक इसी सवाल का जवाब थी। अच्छा। इलाहाबाद, जो उस समय साहित्यिक गतिविधियों का गढ़ था, वहां से अज्ञे ने प्रतीक के जरिए नए लेखकों को एक मंच दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें प्रयोग करने होंगे नई भाषा, नए विषय। प्रतीक सिर्फ पत्रिका नहीं थी, वो नए भारत की साहित्यिक आवाज बनने की एक बेचैन कोशिश थी। यानी वो एक तरह से ट्रेंड सेटर थे। लेकिन इतने बड़े कद के संपादक की भी अपनी एक सीमा होती होगी, एक दायरा। जैसे हमारे स्रोतों में एक जानकारी है कि उन्होंने नंदन पत्रिका का संपादन नहीं किया। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। अज्ञे ने दिनमान और नवभारत टाइम्स जैसे प्रकाशनों से जुड़कर गंभीर पत्रकारिता और साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। उनका काम वयस्कों के बौद्धिक जगत के लिए था। वहीं नंदन, जिसका संपादन जयप्रकाश भारती ने किया, वो बच्चों की दुनिया घड़ रही थी। बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ, तो अज्ञे का नंदन का संपादक न होना ये दिखाता है कि हर संपादक की अपनी एक खासियत होती है, और ये भी कि साहित्य के ये दोनों रूप, गंभीर विमर्श और बाल साहित्य, अपने अपनी जगह कितने जरूरी हैं। अच्छा, तो अज्ञे प्रयागराज में काम कर रहे थे, जो उस समय तक साहित्य का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की जड़ें तो शायद और भी गहरी और पुरानी हैं। इसके लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा। बिल्कुल सही। और किसी दूसरे शहर में हमें चलना होगा, कलकत्ता। कलकत्ता? जी, 19वीं सदी का कलकत्ता, जो सिर्फ ब्रिटिश भारत की राजधानी नहीं था बल्कि व्यापार, विचार और क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र था। और वहीं 1854 में एक चमत्कार हुआ। हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन प्रकाशित हुआ। एक मिनट, दैनिक पत्र 1854 में? जब हफ्ते या महीने में एक बार पत्रिका निकालना ही बहुत बड़ी बात थी, तब हर रोज एक अखबार छापना, ये तो किसी क्रांति जैसा लगता है। क्रांति ही थी। आप अंदाजा लगाइए, उस जमाने में न टेलीफोन थे, न तेज परिवहन। हर रोज के लिए खबरें जुटाना, उन्हें हाथ से कंपोज करना, छापना और फिर लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन यकीनन एक जुनूनी व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ जुनून का नतीजा नहीं था। कलकत्ता में एक बड़ा मारवाड़ी और हिंदी भाषी व्यापारी समुदाय था, जिसे रोजाना बाजार के भाव चाहिए, व्यापार की खबरें चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक व्यावसायिक जरूरत भी थी। हाँ, ये एक साहित्यिक जरूरत से ज्यादा एक व्यावसायिक जरूरत का नतीजा था। इसने सूचना की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कलकत्ता एक तरह से हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि बना,
क्या वहां से और भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकली? हाँ, कलकत्ता का माहौल ही ऐसा था। वहीं से 1878-79 के आसपास पंडित सदानंद मिश्र ने सार सुधानिधि नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली। वो शहर हिंदी पत्रकारिता के लिए एक नर्सरी की तरह था। अगर कलकत्ता जन्मभूमि थी तो प्रयागराज और दूसरे शहर जैसे उसके कर्मक्षेत्र बने, जैसे प्रयागराज से निकलने वाला राष्ट्रभाषा संदेश। इसका नाम ही राष्ट्रभाषा, ये सिर्फ एक पत्रिका का नाम है या एक मिशन का ऐलान? ये मिशन का ऐलान ही था। इसके संपादक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जो सिर्फ एक साहित्यकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी के प्रबल समर्थक थे। सही। राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल उस समय एक राजनीतिक बयान था। ये उस बहस की ओर इशारा करता था जहां हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाली एक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा था। तो इसका मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं था? नहीं, इसका मकसद था भाषा के जरिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाना। और फिर कई दशकों बाद उसी प्रयागराज से एक और पत्रिका आती है जिसका नाम है क ख ग। एक तरफ राष्ट्रभाषा संदेश जैसा भारी भरकम नाम और दूसरी तरफ क ख ग जैसा बिल्कुल बुनियादी। है ना अनोखा? बहुत। इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, 1963 का समय है, आजादी मिल चुकी है, नई कविता और नई कहानी जैसे आंदोलन वो अपनी ऊंचाई छूकर कुछ ठहर से गए हैं। साहित्य में एक तरह का ठहराव आ गया है। अच्छा। ऐसे में रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे बड़े आलोचक ये पत्रिका शुरू करते हैं। और कखगा नाम के जरिए वे शायद यही कह रहे थे कि चलो बहुत बड़े बड़े दावे हो गए, अब साहित्य की पहली सीढ़ी पर लौटते हैं। मतलब बेसिक्स पर वापस चलते हैं। बिल्कुल, उसकी बुनियादी बातों पर, उसकी भाषा पर, उसके शिल्प पर फिर से एक ईमानदार बहस शुरू करते हैं। ये नाम साहित्य में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। तो हमने देखा कि कैसे शहर पत्रकारिता का चरित्र गढ़ रहे थे, लेकिन कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी थीं जो किसी शहर की नहीं बल्कि एक पूरे युग या एक पूरी विचारधारा की पहचान बन गई। हाँ, भारतेंदु युग की पत्रिकाएं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे? संपादक नहीं थे, ये समाज सुधारक थे। कहते हैं कि हिंदी प्रदीप को चलाने के लिए बालकृष्ण भट्ट ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अच्छा। उनकी पत्रिका के मुख पृष्ठ पर लिखा होता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित, प्रगट हो वे आनंद भरे। मतलब एक ऐसा साहित्य जो देश प्रेम से भरा हो और जिससे समाज में आनंद फैले। बिल्कुल, यही उनका मिशन स्टेटमेंट था। ये पत्रिकाएं उस युग की आत्मा थीं। और जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो ये वैचारिक लड़ाई और भी साफ दिखने लगती है। हमारे स्रोतों में 2 पत्रिकाओं का जिक्र है, रुभाव और प्रभा। दोनों लगभग एक ही समय की हैं, लेकिन शायद दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। हाँ। देखिए, 1930-40 का दशक वैचारिक मंथन का दौर था। एक तरफ गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर था, तो दूसरी तरफ रूस की क्रांति से प्रभावित होकर प्रगतिशील विचारधारा भारत आ रही थी। रूपाव, जिसके संपादक सुमित्रा नंदन पंत थे। हाँ, वो इसी प्रगतिशील विचारधारा का साहित्यिक मंच बनी। तो रूपाव में किसानों मजदूरों की बातें होती थी। हाँ, सामाजिक यथार्थ पर जोर था। और दिलचस्प बात यह है कि पंत खुद छायावाद के सबसे बड़े कवियों में से थे, लेकिन रूपाब के जरिए उन्होंने एक नई वैचारिक दिशा पकड़ी। और प्रभा इसके सामने कहाँ खड़ी थी? प्रभा का संपादन कर रहे थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि थे। उनकी कविताओं में देश प्रेम, बलिदान और भारतीय संस्कृति का गौरवगान था। तो प्रभा उस राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी कविताओं से ऊर्जा दे रही थी। एकदम। तो आप देखिए, एक ही समय में हिंदी पत्रकारिता में 2 अलग-अलग धाराएं बह रही थीं। एक सामाजिक बदलाव की बात कर रही थी, तो दूसरी राष्ट्रीय अस्मिता की। ये पत्रिकाएं इन साहित्यिक आंदोलनों का दस्तावेज हैं। ये सारी बातचीत ज्यादातर कलकत्ता, प्रयागराज जैसे बड़े केंद्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या हिंदी में अच्छी पत्रकारिता सिर्फ इन्हीं बड़े शहरों तक सीमित थी? यह एक आम धारणा है, पर सच नहीं है। छोटे शहर भी बौद्धिक रूप से बहुत उर्वर थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अलीगढ़। अलीगढ़? हाँ, 19वीं सदी में मुंशी तोताराम ने वहां से भारत बंधु पत्र निकाला, जो अपने समय में समाज सुधार की आवाज बना। और आज भी उसी अलीगढ़ से विभूति नारायण राय वर्तमान साहित्य जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका निकालते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि बौद्धिक चेतना की धारा किसी एक महानगर की मोहताज नहीं है।
वो छोटे शहरों में भी उतनी ही ताकत से बहती रही है और आज भी बह रही है। और ये धारा सिर्फ भारत की सीमाओं में ही नहीं बही। स्रोतों में एक ऐसी जानकारी है जो शायद बहुतों को चौंका देगी। एक हिंदी पत्र की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुई है ना असाधारण बात। बिल्कुल। ये कैसे और क्यों हुआ? ये हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। 1883 में राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैंड से हिंदुस्तान नाम का पत्र शुरू किया। इंग्लैंड से? जी, सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में जाकर उन्हीं की राजधानी से एक भारतीय अपनी आवाज उठा रहा है। शुरुआत में यह अंग्रेजी में था क्योंकि इसका एक मकसद ब्रिटिश सांसदों और जनता को भारत की हकीकत से रूबरू कराना था। तो ये एक तरह की डिप्लोमेसी थी पत्रकारिता के जरिए। हाँ, एक दोहरी रणनीति थी। पहला, लंदन में अपनी बात रखो और दूसरा, अपने लोगों से भी जुड़ो। इसीलिए 1885 से राजा रामपाल सिंह इसे भारत के कालाकांकर से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दैनिक रूप से छापने लगे। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज अपनी भाषा और अपने देश की लड़ाई हर मोर्चे पे लड़ रहे थे, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब व्यक्तिगत या किसी समूह के जुनून का नतीजा थी, लेकिन आजादी के बाद तो सरकार ने भी प्रकाशन की दुनिया में कदम रखा। तो सरकारी पत्रिकाओं का मकसद निजी पत्रिकाओं से कैसे अलग होता है? देखिए, इनका मकसद और चरित्र बिल्कुल अलग होता है। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय से निकलने वाली भाषा या वार्षिकी पत्रिका को देखिए, या संस्कृति मंत्रालय की पत्रिका संस्कृति को। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना या किसी विचारधारा का प्रचार करना नहीं है। इनका मुख्य काम है भाषा का मानकीकरण करना, जैसे कि कौन सा तकनीकी शब्द इस्तेमाल होगा, व्याकरण के नियम क्या होंगे। तो ये अकादमिक और गंभीर शोध को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इन पर व्यावसायिक दबाव नहीं होता, इसलिए ये ऐसे विषयों पर भी सामग्री छाप सकती हैं जिन्हें शायद कोई निजी प्रकाशक घाटे का सौदा समझे। ये भाषा और संस्कृति की मूक सेवक हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने हिंदी पत्रकारिता के कई अहम पड़ावों को देखा। अज्ञेय के संपादकीय कौशल से लेकर कलकत्ता में जन्मे पहले दैनिक पत्र तक, और प्रयागराज के वैचारिक आंदोलनों से लेकर इंग्लैंड में जलाई गई हिंदुस्तान की मशाल तक। और सार यही है कि ये पत्रिकाएं महज प्रकाशन नहीं है, ये अपने अपने समय का एक जीवंत दस्तावेज हैं। हर पत्रिका एक आंदोलन थी, एक मिशन थी। उन्होंने न सिर्फ साहित्य को बदला, बल्कि अपने पाठकों की सोच को भी गढ़ा। सही बात है। उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक मंथन को अगर समझना है तो हमें इन पुरानी पत्रिकाओं के पन्ने पलटने ही होंगे। और जाते जाते एक विचार सबके लिए। इन पत्रिकाओं ने अपने समय में समाज में संवाद की दिशा तय की। इन्होंने लोगों को बताया कि क्या सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। आज के डिजिटल युग में, जब हर व्यक्ति खुद एक प्रकाशक है,